नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक राजनीति अपने चरम पे है। जहां महाराष्ट्र में शरद पवार लोकसभा चुनाव के बाद बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ उपचुनाव को लेकर काफी सक्रिय हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बयानों की राजनीति चल रही है, जो विवादों की राजनीति चल रही है, वो जरूर दिलचस्प होता जा रहा है। हाल ही में अमित शाह ने पुणे का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने शरद पवार को खास रूप से टारगेट किया था। शरद पवार को भ्रष्टाचारियों का सरदार बताकर उन्होंने सीधे तौर पे राज्य में विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर में होने वाले हैं उसका बिगुल फूंक दिया था। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले संभाजी नगर में जो हुए एक सभा हुई थी, उसमें शरद पवार ने ऐसा जवाब दिया, पूरा देश इसे सुनकर सन्न रह गया। दरअसल शरद पवार ने इस चुनावी सभा में साफ रूप से कहा कि गुजरात से भगाए हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तरीपार किए गए व्यक्ति हमें ना सिखाए। हम कितने भ्रष्टाचारी हैं ये बताने के लिए उनके पास इसकी योग्यता नहीं है। ये देश के गृह मंत्री के लिए वो साफ रूप से बोल रहे थे। अमित शाह के बयान पर शरद पवार का ये पलटवार किसी बड़े राजनीतिक भूचाल से कम नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल के कार्यकाल को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की किसी भी बड़े नेता पर इतना बड़ा अटैक नहीं हुआ था जो शरद पवार ने हाल ही में किया। इसकी मूल वजह यह है, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है महाराष्ट्र में, और जिस तरह से शरद पवार की पार्टी को लोगों ने सराहा है, लोगों ने सर आंखों पे बिठाया है, उसके बाद से शरद पवार के हौसले बुलंद है। और इसी हौसले बुलंदी की वजह से उन्होंने सीधे तौर पे अमित शाह को टारगेट किया और उन्हें तरीपार तक बता दिया, और ये भी बता दिया कि ये देश के दुर्भाग्य है या देश को ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री बनाया गया है जो पहले तरीपार हो चुका है। तो निश्चित रूप से एक सीधी लड़ाई शुरू हो गई है जो ये विधानसभा चुनाव तक निश्चित रूप से जारी होगी। दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल राजनीतिक संकट के आसार नजर आ रहे हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साथ देते नजर नहीं आ रहे हैं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पे आए थे, नीति आयोग की बैठक हुई थी। इस दौरान तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, तभी अमित शाह की एंट्री होती है। उनके जस्ट पीछे राजनाथ सिंह खड़े थे। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है, योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को देखा लेकिन नमस्ते तक नहीं किया, और उसके जस्ट पीछे से आ रहे राजनाथ सिंह को उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और बैठने का इशारा किया। ये साफ रूप से दिखाता है कि जो पार्टी के सीनियर लीडर है उनके साथ योगी की तल्खी बढ़ती जा रही है, और ये तल्खी कब तक जारी रहेगी ये कहना मुश्किल है। ये तल्खी और इसके वजह पीछे की वजह सभी को मालूम है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है, उससे पार्टी आलाकमान बेहद चिंतित है। और अब 10 सीटों पे होने वाले उपचुनाव को लेकर योगी भले सक्रिय हो, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तैयारी नजर आ रही है उससे लगता नहीं है कि योगी को इस बार भी बड़ी कामयाबी मिलेगी। फिर 2027 में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उस चुनाव को लेकर भी पार्टी चिंतित है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ भले चारों तरफ से घिरे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की विशेषता ये है कि वो एक हिंदू वाहिनी नामक संगठन चलाते हैं जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता शामिल है। तो पार्टी ये रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है कि योगी आदित्यनाथ पे वो सीधी कार्रवाई करे। अगर वो सीधी कार्रवाई करते हैं तो उत्तर प्रदेश में बड़ा भूचाल आ सकता है, और इसे संभालने के लिए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास ताकत नहीं है। एक तीसरे एंगल की बात करना जरूरी है। हाल ही में नीति आयोग की बैठक से बीच में ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निकलकर बाहर आ गई थी। उनका साफ कहना था कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, उनके माइक बंद कर दिए गए। उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि पश्चिम बंगाल को पर्याप्त फंड नहीं मिल रहे हैं। ये इस तरह की जो फंडिंग नहीं मिलने की शिकायत इससे पहले भी कई स्टेट ने कर चुकी है, किया है। अगर हाल के बजट की बात करें तो बजट में महाराष्ट्र को बिल्कुल दरकिनार किया गया। महाराष्ट्र को कोई भी बड़ी चीजें नहीं मिली या महाराष्ट्र के लिए बड़ा प्रावधान नहीं किया गया, जबकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र से ही भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी निराशा मिली थी। तो ऐसा एक ट्रेंड नजर आता है कि जिन राज्यों से भारतीय जनता पार्टी को पर्याप्त संख्या में वोट नहीं मिलते हैं, वहां से उनके उम्मीदवार चुन के नहीं आते हैं,
उसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा सीधे तौर पे टारगेट किया जाता है, उनकी फंडिंग रोक दी जाती है या उनके फंडिंग को लेकर तमाम तरह की समस्याएं क्रिएट की जाती है। ममता बनर्जी के हालिया बयान से तो यही नजर आता है। इससे पहले केजरीवाल, इससे पहले उद्धव ठाकरे और इससे पहले और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस तरह के आरोप लगा चुके हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के आरोप, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह के आरोपों से बचना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री है, किसी एक राज्य के साथ भेदभाव का अगर दिखावा भी होता है तो भी ये गलत मैसेज जाता है। फिलहाल महाराष्ट्र में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसी बीच उत्तर प्रदेश में जिस तरह का राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी न केवल चिंतित है बल्कि वो किसी भी बगावत को लेकर संदेह में है। ऐसे में अगर कोई बगावत उठती है या बगावत सामने आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 3, 4, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनका सामना करना मुश्किल हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।